Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां। उसमें मैंने आप लोगों को ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये सारी कथा सुनाई थी। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, या चालक और अर्धचालक में अंतर मैंने आपको बताया था। क्लियर? उतनी सारी कथा हमको क्लियर है। फिर मैंने आपको शुरू किया था अर्धचालकों के प्रकार। तो आपने बोला था अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आंतर या निज अर्धचालक, जिसे हम लोग शुद्ध अर्धचालक भी बोलते थे, और दूसरा बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर? ठीक है। वे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, कौन से अर्धचालक कहलाते हैं? आंतर या निज अर्धचालक। अच्छा, निज अर्धचालक बोल रहे हो। क्लियर है? समझ में आई बात? और वे अर्धचालक जिनमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, तो कौन से प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं? बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, है ना। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं वैसे? जी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। अच्छा, ये वैसे पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो कौन से बनते हैं? और जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। समझ में आई बात? इसमें दाता कौन से वाले होते हैं? एन प्रकार के, क्योंकि उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। सही बोल रहा हूँ? उसमें होल बचता है और इधर इलेक्ट्रॉन बचता है। सही बोल रहा हूँ? इतनी बात आप लोगों की समझ में आती है? ये बात मैं आप लोगों को कल तक समझा चुका था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर है, बिल्कुल साफ। क्लियर है? चलो आओ, अगर इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे की कहानी पे आता हूँ। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, बताएं। अंतर तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर। अगला प्रश्न है आंतर तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके जस्ट बाद एक और प्रश्न आपके सामने होगा, वो होगा पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। क्लियर? तो सबसे पहले हम पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर पढ़ते हैं। ठीक है? रेडी एवरीवन? आइए देखिए ऑन द बोर्ड। पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है भैया? वैसे तो आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा शायद। क्लियर? कोई बात ना, मैं पूछा वो नहीं, पर क्लियर। पर पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, बताओ पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? शुद्ध में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देंगे तो पी प्रकार, इसको बोलो, भाषा बोलो इसकी। जब शुद्ध अर्धचालकों में तीन संयोजकता वाले तत्व या त्रिसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। चलो जो बोल लियो ने। हाँ, जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन थे? हाँ, तो इसको पूरी भाषा बोलो, क्या लिख रहा हूं मैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन थे? होल। ऐसे मैंने होल बना दिया। होल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेवर। क्या बोलते हैं? वेवर। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया, इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? आप तो ऐसे लिख देना, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जहां में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है तो अल्पसंख्यक कौन है? जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, जहां में ऐसा लग रहा उल्टे हैं एक दूसरे के। क्लियर? बहुत सुनो, इसमें एक कहानी और होती है, वो है निश्चल आयन। कैसे आयन? निश्चल आयन। क्लियर? बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और सामान्यतः हम लोग होलों पे धनावेश मानते हैं। कौन सा आवेश मानते हैं? और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों पे तो आप जानते ही ऋणावेश होता है। अब इसमें मैंने पूछा निश्चल आयन कौन से होते हैं, तो जितने बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, यहाँ बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है
जितने बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे उतने ही निश्चल आयन होंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। यानी यहाँ पर निश्चल आयन ऋण आवेशित होते हैं। निश्चल आयन यानी वो आयन जो चलते नहीं है। क्लियर, इसकी बात करेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब। क्लियर। तो किसी ने अगर पूछा पी प्रकार के अर्धचालक में निश्चल आयन कौन से होते हैं, तो ऋण आवेशित होते हैं। तो फिर इसमें कौन से हो जाएंगे, धन आवेशित। कहानी समझ में आ रही है। तो किसी ने भी पूछ लिया पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करो, तो बता दोगे। क्लियर। चलो बोलो इस पॉइंट को, बोलो। जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसको क्या बोलोगे, जब शुद्ध अर्धचालकों में पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। हाँ, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें निश्चल आयन ऋण आवेशित होते हैं, इसमें निश्चल आयन धन आवेशित। कहानी समझ में आ रही है। देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद इससे जस्ट ऊपर एक अंतर और दिया है, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर बताओ, या अंतर और बाह्य अर्धचालक में अंतर बताओ। तो चले करें अंतर, कर रहे हैं। आंतर या निज अर्धचालक, ठीक है भैया। और ये दूसरा हमारा हो गया बाह्य अर्धचालक। सीन क्लियर है। क्लियर। तो पहला पॉइंट, शुद्ध अर्धचालकों को आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। क्या बोला मैंने। तो फिर बाह्य कौन से होते हैं, जब शुद्ध अर्धचालकों में या तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दो या पंचसंयोजी अशुद्धि मिला देते हैं तो बाह्य अर्धचालक बन जाते हैं। नहीं, यही बात है। क्लियर। शुद्ध अर्धचालकों को आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं, और शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है तो बाह्य अर्धचालक। चलूं आगे। आंतर या निज अर्धचालक जो होते हैं ना, ये सदैव विद्युत उदासीन होते हैं। क्या विद्युत उदासीन। अब विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, पहले आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश, होलों पे कौन सा आवेश है ना। अब दोनों अगर बराबर संख्या में मौजूद होंगे तो कुल आवेश कैसा हो जाएगा, यानी वो चीज कैसी हो जाएगी, उदासीन। यानी कहने का तात्पर्य ये, आंतर या निज अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स। नहीं, यही बात समझ। सीन क्लियर है। क्या बोला मैंने, आंतर या निज अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। तो विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है होलों की संख्या की। क्लियर। इधर हम लोग क्या लिख देंगे कि भैया बाह्य अर्धचालक जो होते हैं ये विद्युत उदासीन नहीं होते। एन प्रकार के अर्धचालक होंगे तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी प्रकार के अर्धचालक होंगे तो नहीं है मेरी बात समझ, यानी कि ये विद्युत उदासीन नहीं होते। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बाह्य में दो प्रकार के हो गए, एन प्रकार के, पी प्रकार के। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है क्योंकि उसमें बहुसंख्यक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन है, और पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होलों की वजह से होता है। यानी एन प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और पी प्रकार के अर्धचालक में धारा का प्रवाह होलों की वजह से होता है। अब शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह काय की वजह से होता है, तो शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है सहसंयोजी बंध टूटने के कारण। काय के कारण होता है, सहसंयोजी बंध टूटने के कारण होता है शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह। आप लोग सहसंयोजी बंध समझते हो हैं? सहसंयोजी बंध की अगर मैं बात करूं तो गौर से समझिएगा आप लोग। जैसे कौन से अर्धचालक पढ़ रहे हैं अपन, आंतर या निज अर्धचालक पढ़ रहे हैं। निज अर्धचालक बोले तो शुद्ध अर्धचालक, एक आध उदाहरण बता दो शुद्ध अर्धचालक का। शुद्ध अर्धचालक का एक आध उदाहरण बता दो। कमीनों, कल मैंने बताई थी 14वें समूह के जितने भी तत्व होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, ये सब क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। क्लियर। तो इनमें से कोई भी एक ले लो।
कार्बन ले लो। तो अगर शुद्ध अर्धचालक रखा हुआ है तो वहां में कार्बन को एक आदि अणु होगा या दुनिया भर के होंगे? दुनिया भर के होंगे। तो जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन के ही अणु हैं। बोलो भैया, ये सब काय के अणु हैं? कार्बन के अणु, कार्बन। ठीक है भैया, ऐसे दुनिया भर के होंगे कि इतने ही होंगे? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग। क्लियर है भैया? ये देखो, ये सब आपस में मिलकर सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। ये सब सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। न जाम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, न जाम में एक्स्ट्रा होल है। नहीं, ये बात समझे, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसमें धारा का प्रवाह जो होता है वो काय की वजह से होता है कि जब ये सहसंयोजी बंध 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से ही तो सहसंयोजी बंध बन रहा है। जब सहसंयोजी बंध टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और उनकी वजह से धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुद्ध अर्धचालकों में धारा का प्रवाह जो होता है वो काय की वजह से होता है? सहसंयोजी बंध टूटने के कारण होता है। नहीं है बात समझ? आगे बढ़ो, अगला पॉइंट। शुद्ध अर्धचालक जो है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? सुपुत्र, कुपुत्र या अर्धपुत्र? अर्धचालक है, अर्धचालक, अर्धपुत्र। मतलब इनमें धारा का प्रवाह कब होगा? ताप बढ़ा दिया जाए। कल बता चुका हूं ये सब चीजें। क्लियर? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये कि ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनका अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। निम्न ताप पर इनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर इनका ताप उच्च कर दिया जाए तो इनके अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है। क्यों हो रहा है? समझ में आ रही बात? ताप उच्च करोगे तब ये सहसंयोजी बंध टूटेंगे और सहसंयोजी बंध फूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे और धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? यानी इनमें ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होता है, लेकिन अगर मैं अशुद्ध अर्धचालकों की बात करूं तो इनमें ताप बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनकी जो चालकता बढ़नी थी वो अशुद्धि जो आपने मिलाई थी ना, वो अशुद्धि मिलाई ही इस वजह से थी जिसकी वजह से इनकी चालकता बढ़ जाए। नहीं यही बात समझ? कल आपने चालक, कुचालक और अर्धचालकों में एक पॉइंट पढ़ा था। शुद्ध अर्धचालकों में जब कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। जो चालक होते थे, चालक पहले से ही बढ़िया धारा बह रही है, फिर में अशुद्धि मिलाएंगे तो इनकी चालकता कम है जाएगी। नहीं यही बात समझ? गुंजाइश सुधरने की किसमें थी? अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों में अपन अशुद्धि मिलाते थे तो चालकता बढ़ जाती थी। नहीं है मेरी बात समझ? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, लेकिन जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो चालकता बढ़नी थी वो काय की वजह से बढ़ गई? अशुद्धि मिला देने की वजह से। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कर पाएंगे? पढ़ लो आप आंतर या निज अर्धचालक, आंतर और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर। इसके बाद हम लोग बीच में से चल रहे हैं थोड़ा, पेज नंबर 13 पे आपको मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त संख्या पद्धतियों का वर्णन कीजिए। संख्या पद्धति का स्टील लेने अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, अपने तो मूड में पीर होते हैं, पर अपने गणित पढ़ रही है पूरी। है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता सके कि हम गणित में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का। 1 से लेके 9 तक 9 हो गए और 0, और उस पर पूरा गणित तान देते हैं हम। सही बोल रहा? हम लोग गणित पढ़ते समय जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं वो होती है दार्शनिक संख्या पद्धति। कौन सी संख्या पद्धति? आज हम अपने बचपन में चल रहे हैं, पहली दूसरी क्लास में ले चल रहा हूँ आपको। दार्शनिक संख्या पद्धति हम लोग पूरा मैथमेटिक्स तान देते हैं। आप जितना भी जो सब कुछ पढ़ते हो वो दार्शनिक संख्या पद्धति पढ़ते हैं हम लोग, है ना? इस पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। क्लियर? 0 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे? 10 होंगे या 9 होंगे? हैं? क्योंकि 1 से लेके 9 तक 9 हो गए और 10वां अंक हो गया 0। इनसे ही मिलाकर पूरा गणित बन जाता है हमारा।
बोलो भैया का क्लियर। ये दार्शनिक संख्या पद्धति होती है। क्लियर, दार्शनिक संख्या पद्धति होती है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग डिस्कशन करें। नलायको, एक नंबर लिखा हुआ है, जरा खोल दोगे। तो बचपन में जब आप नए थे तो आपको इनका ऐसे प्रसार करना सिखाया गया था। आगे तुम बोलो। हमारे ऐसे ही करते थे। थोड़ा अंदाज बदल रहा हूं, थोड़ा सा अंदाज बदल रहा हूं। ठीक है, आगे बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, जी तो मतलब है, यानी दार्शनिक संख्या पद्धति का जो आधार होता है ना वो 10 होता है। दार्शनिक संख्या पद्धति का आधार 10, 3 10 पे घात 0, 7 10 पे घात 1, 2 3। समझ में आ रही? इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। ऐसे ही खोलते ना खोलते ही ऐसे प्रचार प्रसार तुमने खूब करे हैं? दूसरे तीसरे क्लास में पढ़े नहीं पढ़े? कौन सी संख्या पद्धति है जलाला? दार्शनिक संख्या पद्धति। ये हम लोग समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर भी तो हाल जोड़ बाकी कर देता है। लेकिन कंप्यूटर ये पद्धति नहीं समझता। कंप्यूटर जो समझता है वो होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति है इसका आधार 10 होता है, और कंप्यूटर जो समझता है वो होती है द्विआधारी संख्या पद्धति। कौन सी पद्धति? द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। इस पद्धति का आधार 2 होता है। इसमें केवल 2 ही अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1। आपने सुना होगा कंप्यूटर में कई बार के बाइनरी सिस्टम समझता है। ये बाइनरी कंप्यूटर कभी सीखा है? कंप्यूटर का कोर्स कोई गलती है जी। लिसन एवरीवन। तो कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं वो केवल द्विआधारी संख्या पद्धति पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर को 2 ही बातें समझ में आती हैं, 0 या 1। मशीन क्या समझेगी भाई? मशीन को तो बस ये इतना बात समझ में आएगा, करूं या नहीं करूं, यस या नो, ऑन या ऑफ, यस और नो। क्लियर। इसमें 0 और 1 को बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है 0 और 1 को? बिट। 0 हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और 1 हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। मान के चलो एक बंदा पास है, एक बंदा फेल है, तो पास को कैसे प्रदर्शित करूंगा? 1 से, और फेल को 0 से। हाँ, अप एंड डाउन, तो अप को कैसे प्रदर्शित करूंगा? 1 से। डाउन को 0 से। लो और हाई, तो लो को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 से, और हाई को 1 से। क्लियर। अब थोड़े दिमाग के तार झंझनाएंगे। ओपन और क्लोज, ओपन 1 क्लोज 0। रुको, यहाँ उल्टा है, क्लोज को 1 से और ओपन को 0 से। और उल्टा नहीं, अभी तुम्हें सीधा लगने लगेगा। अभी तो तुम्हें समझ गया ना ऐसा क्यों बोला है ओपन क्लोज में? क्लोज को 1 बोला है, ओपन को 0 बोला है, तो क्यों बोला है उसका कारण समझो। जब खुला परिपथ होता है तो धारा नहीं बहती है, और जब बंद परिपथ होता है तो धारा, याद आ रहा है विद्युत वाहक वगैरह मात्र है। कौन से परिपथ में धारा बहती है? बंद परिपथ में धारा बहती। क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। बंद का मतलब बंद परिपथ से यहाँ पर, तो क्लोज होगा तो 1, क्योंकि धारा बह रही है ना। ओपन सर्किट होगा तो समझ में ही नहीं आई। कोई दिक्कत को परेशानी? अच्छी बात है। लाला रे लाला 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 ला। जैसे को उन्हें लिख दी भन 0 भन। अच्छा, ये कौन सी संख्या पद्धति में? दार्शनिक संख्या पद्धति में। इसलिए सफिक्स में 10 लिख दिया। नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लिख दो तो अच्छी बात है। सफिक्स में अगर इसके 2 लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है? जी हाँ मेरे भाई हो, द्विआधारी संख्या पद्धति में। इसका आधार कितना होगा? 2। जाए तुमने ऐसे खोद दो तो जगह फरवाओगे ऐसे का लिखू? कहीं कमीनो आगे होगा अभी जाए खोलो, वैसे ही जगह खोल ले आप। कमीनो रुको, ऐसे खोला जाएगा ये 1 × 2 पे घात 0। चलो आगे अब तुम बोलो
1 इंटू 2 पे घात 1। चलो रैपटो। हाँ हाँ नहीं है मेरे बात ही ना समझ में आ रही, खा करा रही चिपटे। क्लियर है भाई सु सिगर है। लेसन गौते देखिए 2 पे घात 3, 8 को गुणा 1 से कर दे। जोते बोलो पागल से याद है, बोलो हैं जोड़ा कि नहीं? 11। ये 11 द्विआधारी संख्या पद्धति में या दार्शनिक संख्या पद्धति है? नहीं ये द्विआधारी बनाने, ये इत्तेफाक ये है कि जहां में 1 1 ही आ रहे हैं। क्लियर? ये दार्शनिक संख्या पद्धति की 11 है। क्लियर? 8 2 वगैरह जोड़ के लाए हो ना तुम हमारे, नहीं यही बात समझ में। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार और करते हैं, रुको फिर करते हैं, ठीक है? ने देखिए करिए बताइए ना 1 1 0 1, ठीक है? ये कौन सी पद्धति में? द्विआधारी है। चलो बदलो बदलो, बोलो बोलो 1 इंटू 2 पे घात 0, बोलो चलो बोलो जोर से बोलो बोलो। नहीं ये बात समझ। हाँ बोलो काली पूजा पूरी। चलो बोलो बोलो बोलो। तो किसी भी चीज की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा 1 8 4 12 और 1 13। क्या लागे मेरा नालायक हो? ये कौन सी संख्या पद्धति में था? द्विआधारी संख्या पद्धति में। अब आपने इसको फोड़ के ऐसा तोड़ दिया, अब ये कौन सी में बदल गया? तो अगर कोई द्विआधारी संख्या पद्धति में दे दे हमको नंबर, कोई पंजो कह दे दार्शनिक में बदलो, तो ऐसे बदल दोगे खोल खाल के? ठीक है, समझ गए? यानी कंप्यूटर 13 नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर अपन 13 देंगे ना तो वो 13 नहीं समझेगा, वो ऐसे समझेगा। यानी कंप्यूटर की भाषा में 13 ऐसे लिखा जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? अब अपन एक काम करते हैं, अपन जाते तो जा में बदल दो। अब अपन जाए जा में बदलते हैं। जाए यानी किसको किस में बदलते हैं? को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदले। देखो बदले बदले बदले, देखो अच्छा लगेगा। देखो है हाँ बदल ले बदल ले 13 है, ठीक है? अब हम इसे बदल रहे कौन सी पद्धति में? है द्विआधारी में। तो इसको बदलने का तरीका देख लें। कचू मत करो, 2 से भाग दे चले जाओ, ठीक है? 2 6 12 समझ में आ रहा? कितना बचा? 1। समझ गए? 2 3 बचा कितना? 0। 2 1 बच्चा 1। और इसे अब ऐसे लिख देंगे, यानी क्या आ गया? 1 नहीं है। बस क्लियर है? पक्के में सिगर बैसु कर ले करिए जाए जिन्हें रफ काम करके मतलब। चलो 19 से बदलो। 19 दार्शनिक संख्या पद्धति में, इसे द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलो। करो संज्ञा रहे या तो गारंटी है। अरे कर ले और पता बच जाएगी है ना है वो। अब ये हो तो मैं उम्मीद करता हूं सभी का ये हो गया होगा। अब कुल मिला के सुन लें। कोई भी पूछा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी संख्या पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है? नाम बताओ। दार्शनिक संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या पद्धति। दार्शनिक संख्या पद्धति में कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है? कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। द्विआधारी संख्या पद्धति में कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है? 2 का। कौन कौन से? हाँ 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलते हैं? बिट। क्लियर? क्या बोलते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट जैसे एक दर्जन में 12 के लिए होते हैं, वैसे ही एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर में यूज आता है, ओटी वगैरह में बहुत पूछ सकता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो बोल देना 8 बिट होते हैं। क्लियर? और सुनो, 0 हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और 1 हमेशा हाँ ऑन ऑफ। तो ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए अप एंड डाउन, अप के लिए डाउन के लिए ओपन क्लोज, तो क्लोज के लिए ओपन के लिए हाँ, समझ गए? पक्का? पढ़ लो फटाफट इसे।
तो यहाँ तक आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा कैसे हमने द्विआधारी से दाशमिक में बदला, कैसे दाशमिक से द्विआधारी में बदला। तो ये सारी चीजें आप लोग सीख गए, किसी को कोई परेशानी? इसमें मुझे ये बताओ 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बिट। 0 हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और 1 को हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अच्छी बात है। 0 और 1 से हम लोग सिग्नल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज बिट 0, दिस इज बिट 1। मान के चलिए आप 0 को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसे, तो 1 को ऐसे कर दो। अगर आप 0 को ऐसे कर रहे हो तो 1 को ऐसे कर दो। क्लियर? क्लियर है? ये सब अपने मानने के ऊपर डिपेंड करता है, पर हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं 0 को ऐसे, 1 को ऐसे, या फिर क्योंकि जो ट्रेंड होता है हम लोग यूजुअली उसी को फॉलो करते हैं। या फिर 0 को ऐसे कर रहे हैं तो 1 को ऐसे, या फिर 0 को ऐसे कर रहे हैं तो 1 को ऐसे। क्लियर? हम लोग जो तरीका यूज कर रहे हैं वो ये वाला यूज कर रहे हैं। 0 को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे और 1 को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए एक विद्युत सिग्नल बनाते हैं अपन। जैसे कोई एक द्विआधारी नंबर हमको दे दिया है और उसका अपन लोग विद्युत सिग्नल बनाते हैं। तो गौर से देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे तुमने मुझे दे दो 0 1 1 0 1 0 0 1, ये किसी ने मुझे दे दिया, बोले ये द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखा है, इसका विद्युत सिग्नल बनाओ। तो आप इसका सिग्नल बनाए 0 0 0 के लिए लाइन आ गई, भन 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 भन, 2 बार है ना, 2 बार रिपीटेशन होता है तो बीच में डॉटेड लाइन कह देते हैं 1 1। समझ गए? फिर 0, फिर 1, फिर 0 0, 2 बार आ गया, डॉटेड लाइन बना दी बीच में। समझ गए? फिर 1 नहीं, यही बात समझ। तो ऐसे किसी भी नंबर दिया होगा उसका विद्युत सिग्नल बना देंगे, नहीं बना देंगे। तो इसके बाद जो नोट दिया है वो भी पढ़ लो फटाफट फुर्ती में। आगे बढ़े फिर। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई तो आप सुन लें। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं? क्या लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं? इस कहानी को समझने के लिए आपको कल आना होगा, है ना? और कल की क्लास में मत करना, कल और परसों की इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा कल और परसों की क्लास में। और फ्री के नंबर है, लूट लेना। क्लियर? 100% पेपर में आप को पूछेगा लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकार बताइए। पिछले 10 साल के आंसर उठा के देखोगे तो कम से कम 12 बार मिल जाएगा। क्लियर? सप्लीमेंट्री हुआ हो। क्लियर है? तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? खैर, अबे जाकर रहे, बैठा रहे चुपचाप। एक बात बताओ, पेपर दे रहे हो? काय की 12 की पेपर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे, रहने दो, बच्चे पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि 12 में अगर मैं अच्छे नंबर आएंगे तो मैं कहा दोगे। पिताजी कहते हैं ले तो आ तू फिर देंगे एक रेपटा बड़ी है। ऐसे कंडीशन रखते हैं बच्चे पेरेंट्स के सामने कि भैया अगर मेरे 12th में अगर अच्छे नंबर आ गए तो मुझे क्या मिलेगा, है ना? तो पापा कहते हैं अच्छा ते अच्छे इतने आए गए तो तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, ऐसे करके, है ना? या लड्डू मिलेंगे या पेड़ा मिलेंगे, जो भी मिलेगा XYZ, है ना? तो आप लोग लाएंगे अच्छे नंबर। कल लेके आना, आगे की कहानी आपको कल ही समझेंगे। ठीक है? जाओ आ जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।